वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम प्रैक्टिस सीरीज गाइस। तो 17 क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 18th क्वेश्चन से। तो आई थिंक आज हम कंप्लीट करेंगे 20-25 क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो मेक श्योर कर लीजिए कि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया हो, और अगर आपको इसके नोट्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रैक्टिस सेट्स चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दैट इज 18th क्वेश्चन ऑफ सेकेंड पार्ट। बोला जा रहा है फॉर सेम पावर ट्रांसफर सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ। यानी कि कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है जिसका मटेरियल हमने सेम रखा हुआ है, लेंथ सेम रखी हुई है, पावर ट्रांसफर को सेम रखा हुआ है। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि इफ द ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, अगर हम ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज है वो n टाइम्स बढ़ा देते हैं, तो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोला क्या जा रहा है कि द लाइन वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, यानी कि V2 इज इक्वल टू NV1। यानी कि पहले जो वोल्टेज रहा होगा वो V1 रहा होगा, बाद में हमने वोल्टेज को n टाइम्स बढ़ा दिया, तो वोल्टेज कितना हो गया NV1, राइट। आगे क्या बोला जा रहा है, फॉर सेम पावर ट्रांसफर, पावर ट्रांसफर सेम है, यानी कि पावर क्या है, कांस्टेंट। पावर है कांस्टेंट, पावर क्या होता है VI cos phi इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे पावर फैक्टर की बात नहीं की जा रही है, मतलब पावर फैक्टर को भी आपको क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट। यानी कि VI इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब VI कांस्टेंट है, इसका मतलब V1I1 इज इक्वल टू V2I2, करेक्ट। अब मुझे बताइए V2 को लेफ्ट हैंड साइड या V1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, तो इसका रेशियो क्या निकल जाएगा, V2 बाई V1 इज इक्वल टू I1 बाई I2, राइट। अब V2 बाई V1 का रेशियो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहां से अगर V2 बाई V1 का रेशियो निकालते हैं तो हमें मिल जाता है N। तो हम इसे लिख सकते हैं N। तो I2 बाई I1 क्या हो जाएगा, अगर I1 बाई I2 है N, तो I2 बाई I1 हो जाएगा 1/n। सब कुछ कांस्टेंट है, सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है, तो हम क्या मान लेते हैं, करंट डेंसिटी कांस्टेंट है। करंट डेंसिटी को हम कांस्टेंट क्यों मानते हैं, ये मैंने ट्रांसमिशन सॉरी जब पावर सिस्टम में पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि करंट डेंसिटी को हमेशा कांस्टेंट लिया जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी इज नथिंग बट करंट पर यूनिट एरिया। अब करंट जो है डेंसिटी वो कांस्टेंट हमेशा लिया जाता है, राइट। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, करंट। यानी कि A2 बाई A1 इज इक्वल टू I2 बाई I1। I2 बाई I1 का जो रेशियो है इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो I2 बाई I1 का रेशियो है 1/n, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट, A2 बाई A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I2 बाई I1 है 1/n, तो A2 क्या हो जाएगा, A1 बाई n। तो यही तो हमसे पूछा जा रहा है, एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां से आपका स्टेटमेंट क्या आएगा, द क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज्ड बाय n टाइम्स। क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज्ड बाय n टाइम्स। अगर हमने n टाइम्स वोल्टेज को बढ़ाया, यानी कि 4 गुना वोल्टेज को बढ़ाया, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर का वो 4 गुना कम हो जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं लॉसेस किस तरह से इफेक्ट होंगे।
जैसे मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर हमने वोल्टेज को n टाइम्स बढ़ाया तो क्रॉस सेक्शन एरिया n टाइम्स कम हो गई। तो अगर आपसे यहीं पे पूछ दिया जाए कि लॉसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो चलिए वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ। तो देखिए पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर, इसको रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं। सो P2/P1 इज इक्वल टू I2/I1 का स्क्वायर इंटू R2/R1। अब ध्यान दीजिए I2/I1 इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखिए, I2/I1 क्या है 1/n, तो पुट कर दीजिए। सो P2/P1 इज इक्वल टू I2/I1 है 1/n, सो 1/n का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R2/R1। अब आपने एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो R2/R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A1/A2। सो P2/P1 इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर इंटू A1/A2। अब देखिए A2/A1 का जो रेशियो है वो 1/n है, तो A1/A2 का क्या हो जाएगा n। तो P2/P1 इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर इंटू n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, P2 कितना हो जाएगा P1/n। तो यहां से कंक्लूजन हमारा क्या निकला, अगर हमने वोल्टेज को n टाइम्स बढ़ा दिया पावर को कांस्टेंट रखते हुए, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है कंडक्टर का वो n टाइम्स कम हो जाएगा और पावर लॉस भी n टाइम्स कम हो जाएगा। ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फॉर सेम पावर ट्रांसफर सेम मटेरियल सेम लेंथ एंड सेम पावर लॉस। यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या दे दी गई है कि अगर आपका पावर लॉस सेम है, सेम पावर लॉस। अब क्या बोला जा रहा है कि इफ द वोल्टेज इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स देन व्हाट विल बी हैपन टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो लॉसेस हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, सेम पावर लॉस का मतलब है लॉसेस बराबर कांस्टेंट या पावर लॉस बराबर कांस्टेंट, सॉरी पावर लॉस बराबर कांस्टेंट। और पावर लॉस क्या होता है आई स्क्वायर आर, मतलब I1 स्क्वायर R1 इज इक्वल टू क्या है I2 स्क्वायर R2। सो I1 अपॉन I2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2/R1। अब ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने I1/I2 का रेशियो क्या निकाला था n, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, तो R2/R1 हो जाएगा A1/A2। तो A2 क्या हो जाएगा A1/n स्क्वायर। यानी कि पावर लॉस अगर सेम है तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो n टाइम्स डिक्रीज ना होके n स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। सही है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी से मिलता जुलता। 28th क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, फॉर सेम पावर ट्रांसफर सेम मटेरियल सेम लेंथ एंड सेम पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ पे अब हमें क्या दे दिया गया है, पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप सेम है और इस कंडीशन में अगर हम वोल्टेज को n टाइम्स बढ़ा देते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर क्या होगा। तो पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप देख लेते हैं क्या होता है। वोल्टेज ड्रॉप वैसे तो होता है आई जेड, बट हम यहाँ पे x को क्या कर रहे हैं नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा आई आर। वोल्टेज ड्रॉप की यूनिट क्या होती है वोल्ट, तो अगर हम इसे वोल्ट से डिवाइड कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप में। सो पर यूनिट
वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू आई आर अपॉन वी। अब हमने पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप लिखने के लिए वी से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हम जानते हैं पर यूनिट जो वैल्यू होती है वो यूनिट लेस होती है। ऊपर वोल्टेज ड्रॉप यानी कि आई आर की यूनिट क्या है? वोल्ट। तो अगर हम नीचे वोल्ट से डिवाइड कर दें तो वोल्ट वोल्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू हमारी यूनिट लेस हो जाएगी, यानी कि पर यूनिट में आ जाएगी। तो पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप हमने निकाल लिया आई आर अपॉन वी। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सेम पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप, मतलब पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या है? कांस्टेंट। मतलब I1 R1 अपॉन V1 इज इक्वल टू I2 R2 अपॉन V2। इसको रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू I2 बाई I1 इंटू V1 बाई V2। अब ध्यान दीजिएगा, I1 बाई I2 हमने क्या निकाला था इससे ऊपर वाले लेक्चर में? N I2 बाई I1, I2 बाई I1 हमने क्या निकाला था? 1 बाई N, नॉट N, 1 बाई N। V2 बाई V1 हमने क्या निकाला था? V2 बाई V1, 1 बाई N, N। हमने स्टार्टिंग में V2 बाई V1 को क्या लिखा था? N, क्योंकि वोल्टेज हम N टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो V2 क्या हो जाएगा? N टाइम्स ऑफ V1, तो V1 अपॉन V2 हो जाएगा 1 बाई N, यानी कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 बाई N स्क्वायर। इतना पता चल गया। अब ये तो आपको पहले से पता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो R1 अपॉन R2 को हम A2 अपॉन A1 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1 बाई N स्क्वायर। सो A2 इज इक्वल टू A1 बाई N स्क्वायर। तो अगर पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप सेम है तो हमारा एरिया N स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा। अगर पावर लॉस सेम है तब भी हमारा एरिया N स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 21st क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा इसे। ये आया हुआ है गेट 2015 में और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास दम नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अ कंपोजिट कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ 3 कंडक्टर्स ऑफ अ रेडियस r ईच। हमारे पास एक कंपोजिट कंडक्टर है, उस कंपोजिट कंडक्टर में 3 कंडक्टर्स हैं और तीनों कंडक्टर का जो रेडियस है वो r सेंटीमीटर है, या सेंटीमीटर नहीं है, सिर्फ r है। अब बोला जा रहा है कि द कंडक्टर्स आर अरेंज्ड एट अ इक्वी डिस्टेंस ऑफ 3r, यानी कि जो हमारा डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, कंडक्टर 3। क्या बोला जा रहा है कि तीनों कंडक्टर्स का जो रेडियस है वो हमें दिया गया है r, और तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि हर एक से दूसरे कंडक्टर के बीच की दूरी बराबर है, दैट इज 3r। तो ये हमें दे दिया गया है 3r, ये दूरी भी दी गई है 3r, ये दूरी भी दी गई है 3r। हमसे बोला जा रहा है कि GMR ज्योमेट्रिक मीन रेडियस सेंटीमीटर में अगर हम सभी कॉम्पोजिट कंडक्टर्स का निकालें तो कितना हमें मिलता है? KR। तो यहाँ पे K की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो सबसे पहले हम GMR निकाल लेते हैं। GMR इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिएगा, ये मैंने थ्योरी क्लास में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये कंडक्टर A मान लीजिए, इसे कंडक्टर B मान लीजिए, इसे मान लीजिए कंडक्टर C। कंडक्टर A को लेते हैं तो कंडक्टर A का सेल्फ GMR कितना होता है?
0.7788 into radius of conductor A, that is R, करेक्ट। फिर A से B, एक कंडक्टर A से कंडक्टर B की दूरी कितनी है 3R। फिर कंडक्टर A से कंडक्टर C की दूरी कितनी है 3R, ये हो गया। अब हम कंडक्टर B को लेके चलते हैं। कंडक्टर B का जो सेल्फ GMR है, सेल्फ GMD है, कितना है, कितना होता है 0.7788 रेडियस है कंडक्टर B का R। फिर कंडक्टर B से A की दूरी, कंडक्टर B से C की दूरी, तो 3R मल्टीप्लाइड बाई 3R। सिमिलरली अगर हम कंडक्टर C के लिए निकालें तो हमें वही मिल जाएगा 7788 इंटू 3R इंटू 3R इंटू R। अब आपको क्या करना है, ये कौन सा रूट होगा, तो मैंने क्या बताया है, जब अगर थ्योरी क्लास आपने पढ़ा होगा तो टोटल कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 0.7788 और R एक ही टर्म में आता है, राइट, R डैश इसे बोलते हैं, 8 9, टोटल 9 टर्म्स हैं, तो ये 9th रूट हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें GMR मिलेगा 1.913R। अब GMR की वैल्यू क्या दी है हमें KR, तो GMR है KR इज इक्वल टू 1.913R, R से R कैंसिल आउट हो गया, K की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1.913। तो यही तो हमें निकालना था, K की वैल्यू हमें निकालना था, तो K की वैल्यू हमारी मिल गई 1.913। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला जा रहा है, the inductance of a power transmission line increases with increase or decrease in the length of conductor, right। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे GMD या GMR कर लीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर कर लीजिएगा, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर ना होके डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर होगा, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गेट 2002 में। तो जिसने भी मेरा थ्योरी लेक्चर अटेंड किया होगा, पावर सिस्टम ऐसे प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, तो मैंने क्या पढ़ाया हुआ है कि जब मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था तो वहां से क्या था, इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ln d बाई r डैश। यहाँ पे r डैश जैसा कि मैंने बताया क्या है 0.7788 इंटू रेडियस ऑफ कंडक्टर। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि द इंडक्टेंस ऑफ अ पावर ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। तो बोला जा रहा है कि दो कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस अगर आप बढ़ाओगे तब इंडक्टेंस बढ़ेगा या कम करोगे तब इंडक्टेंस बढ़ेगा। तो देखिए दो कंडक्टर के बीच की दूरी क्या होती है d, तो अगर हम d को इंक्रीज करते हैं तब इंडक्टेंस इंक्रीज होगा। सो वी हैव टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर टू इंक्रीज द इंडक्टेंस। तो ये ऑप्शन मैंने दिया नहीं था, सो यहाँ से टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर सो दैट वी कैन इंक्रीज द इंडक्टेंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है 23rd क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भले ही देखने में बहुत बड़ा है बट इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने मुझसे ट्रांसमिशन लाइन का टॉपिक जो पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ABCD constant of a 220 kV lines are given। हमें ABCD constant given है, A बराबर D इज इक्वल टू कितना दिया गया है 0.94 एंगल 1। तो इसको लिख लेते हैं हम, A इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 0.94 एंगल 1। C की वैल्यू हमें दी गई है 0.001 एंगल 90। B की वैल्यू दी गई है 130 एंगल 73।
अब बोला जा रहा है कि इफ द सेंडिंग एंड voltage of line for a load delivered at normal voltage is 240 kV। हमें सेंडिंग एंड वोल्टेज दे दिया गया है कितना, सेंडिंग एंड वोल्टेज दे दिया गया है 240 kV, मतलब Vs हमारा है 240 kV। तो ये 220 फिर क्या दिया गया है, जो ट्रांसमिशन लाइन की रेटिंग होती है वो किससे डिसाइड होती है, सेंडिंग एंड वोल्टेज ये है 240, तो यहाँ पे जो वोल्टेज दिया गया होता है हमेशा रिसीविंग एंड का वोल्टेज होता है। तो रिसीविंग एंड वोल्टेज हमें मिल गया कितना, 220 kV। आगे क्या बोला जा रहा है कि द परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द लाइन इज, तो परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन हमें निकालना है। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू Vs अपॉन A माइनस VR अपॉन VR इंटू 100। ये हमने पढ़ा हुआ है अपनी थियोरी क्लास में। तो अब यहाँ से आपको सिर्फ वैल्यू रखना है, मेन चीज ये है कि आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप आराम से कर लोगे। तो Vs हमें दिया गया है 240 डिवाइडेड बाई ए का हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, याद रखिएगा। तो ये दिया गया है 0.94 माइनस वी आर, रिसीविंग एंड वोल्टेज है 220 डिवाइडेड बाई वी आर यानी कि 220 इंटू 100। तो हमें परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन कितना मिल जाना चाहिए, इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं। 240 डिवाइडेड बाई 0.94, 255.32 माइनस 220 डिवाइडेड बाई 220 इंटू 100। तो परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकेंड कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। 255.32 माइनस 220 डिवाइडेड बाई 220, ये अप्रॉक्सीमेटली 16% आ जाएगा आपका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि द चार्जिंग करंट ऑफ 400 kV ट्रांसमिशन लाइन इज मोर देन दैट ऑफ 220 kV लाइन ऑफ सेम लेंथ। क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास दो ट्रांसमिशन लाइन है, दोनों ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है वो बराबर है। पहली ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज रेटिंग है 400 kV, दूसरी ट्रांसमिशन लाइन की जो वोल्टेज रेटिंग है वो है 220 kV। तो आपसे बोला जा रहा है कि जो चार्जिंग करंट होगी वो 400 kV वाली लाइन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 220 kV वाली लाइन। आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो पता है आपको चार्जिंग करंट क्या होता है, चार्जिंग करंट हमेशा किसकी वजह से फ्लो होता है, कैपेसिटर की वजह से। करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस। तो करंट इज इक्वल टू कैपेसिटर वोल्टेज अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो आई सी इज इक्वल टू वी सी, एक्स सी क्या होता है, ओमेगा सी, ओमेगा सी। आई सी इज इक्वल टू ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ। इस वोल्टेज को हम फेज वोल्टेज में लेते हैं और कैपेसिटर भी फेज में होता है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर फेज वोल्टेज बढ़ रहा है तो चार्जिंग करंट बढ़ेगी। तो फेज वोल्टेज किसका ज्यादा है, या वोल्टेज किसका ज्यादा है, 400 kV ज्यादा है। तो 400 kV वाले की जो चार्जिंग करंट होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 220 kV। सो द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़िए। The horizontally placed conductors of single phase line operating at 50 Hz having a diameter of 1.6 centimeter। तो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड कंडक्टर्स हैं हमारे सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन के, जो कि 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रही है, जिसका डायमीटर है, कंडक्टर्स के जो डायमीटर है वो है 1.6 सेंटीमीटर और कंडक्टर्स के बीच की जो दूरी है वो है 6 मीटर।
तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस, आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास बोला जा रहा है हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड कंडक्टर्स हैं, रेडियस है कंडक्टर ए मान लीजिए, कंडक्टर बी मान लीजिए, डायामीटर दिया गया है 1.6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए से बी के बीच की डिस्टेंस है 6 मीटर। हमें पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस सी क्या होता है, मैंने प्रूफ क्या करवाया है, 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल एन डी बाई आर। सो 2 पाई एप्सिलॉन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परमिटिविटी कांस्टेंट 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा फैरेड मीटर। एल एन, डिस्टेंस हमें कितना दिया गया मीटर, 6 मीटर, तो रेडियस को भी मीटर में ही ले लेते हैं क्योंकि दोनों मीटर में लेना पड़ेगा तभी कैंसिल आउट होगा। तो डिस्टेंस है 1.6 सेंटीमीटर, तो अगर हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻⁻² से, बट ये डायामीटर है तो इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 चला जाएगा ऊपर। तो कैपेसिटेंस हमारा कितना आ जाएगा 8.4 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि द चार्जिंग रिएक्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर लेंथ ऑफ लाइन इज 1500 ओम। तो एक 50 किलोमीटर लेंथ की हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है जिसका रिएक्टेंस है, चार्जिंग रिएक्टेंस यानी कि XC की बात की जा रही है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये है 1500 ओम। तो आगे बोला जा रहा है व्हाट विल बी द चार्जिंग रिएक्टेंस फॉर 100 किलोमीटर लेंथ ऑफ लाइन। सो 100 किलोमीटर लेंथ ऑफ लाइन के लिए चार्जिंग रिएक्टेंस कितना होगा। तो आप वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बट होल्ड ऑन एक मिनट, हमसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC, XC क्या होता है 1/ओमेगा C, तो XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। तो क्या आपको XC के फॉर्मूले में कोई ऐसी वैल्यू दिख रही है जो लेंथ पे डिपेंड कर रही हो, नहीं, यहाँ पे लेंथ का कोई टर्म नहीं है। सो चार्जिंग रिएक्टेंस is independent of length। इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, यानी कि आप लेंथ को बढ़ाइए या घटाइए, चार्जिंग रिएक्टेंस सेम रहने वाला है। तो चार्जिंग रिएक्टेंस 100 किलोमीटर लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी कितना होगा 1500 ओम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक 100 किलोमीटर की लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है जो कि 110 केवी वोल्टेज से लोडेड है। इफ द लॉसेस ऑफ द लाइन इज 15 मेगावाट, जो लाइन का लॉस है वो 15 मेगावाट दिया गया है, और जो लोड है उसका एपरेंट पावर हमें दिया गया है 150 MVA। तो रेजिस्टेंस ऑफ लाइन क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ लाइन हमसे पूछा जा रहा है। तो अब देखिए पावर लॉस क्या होता है, पावर लॉस हमें टोटल दिया गया है 15 मेगावाट, यानी कि 15 इंटू 10⁻6। पावर लॉस क्या होता है IL स्क्वायर R इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻6। अब यहाँ पे लाइन वाला टर्म आ रहा है, मतलब ये क्लियर है कि ये ट्रांसमिशन लाइन 3 फेज है और टोटल ट्रांसमिशन लाइन का जो पावर लॉस है वो 15 मेगावाट है। तो तीनों फेज का हमें लाइन लॉस दिया गया है। तो यहाँ से R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻6
डिवाइडेड बाई 3 इंटू IL स्क्वायर। सो 3 5 ज़ा 15। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई 5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई IL स्क्वायर। बट हमें लाइन करंट तो पता नहीं है। अगर लाइन करंट पता चल जाए तो हम रेजिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा जा रहा है। बट एक चीज और देखिएगा, हमें MVA रेटिंग दी गई है। तो MVA रेटिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए। MVA रेटिंग फॉर 3 फेज क्या होता है, √3 लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट। तो यहाँ से अगर हम लाइन करंट निकालने की कोशिश करें तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MVA रेटिंग डिवाइडेड बाई √3 इंटू लाइन वोल्टेज। MVA रेटिंग कितना दिया गया है, 15 मेगावाट, सॉरी 150 MVA। सो 150 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई √3। और लाइन वोल्टेज हमें कितना दिया गया है, 110 kV। सो 110 इंटू 10⁻3। तो लाइन करंट हमारा आ गया 787.31 एम्पियर। ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ था। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 787.31 का स्क्वायर। यहाँ से आपको मिल जाएगा 8.06। जो रेजिस्टेंस आपका आएगा वो आएगा 8.06 पर ओम, सॉरी पर फेज, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड, हमने 3 से डिवाइड किया ना यहाँ पे, तो ये पर फेज रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं 28th क्वेश्चन पे। 28th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये पूछा गया था आपसे ESC 2000 में। क्या बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ ABCD कांस्टेंट्स फॉर अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज रेस्पेक्टिवली। सो फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ABCD पैरामीटर मैंने क्या डिराइव कराया है, 1 Z 0 1। तो ऑप्शन में आपको गिवन था 1Z01, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 29th क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ESC 2001 में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखिएगा। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी मेरी तो ये आप खुद से ही कर लोगे। बोला जा रहा है कि ABCD कांस्टेंट ऑफ अ 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन आर गिवन। मतलब ABCD कांस्टेंट्स हमें दिए गए हैं। A है D के बराबर, कितना, 0.8 एंगल 1। B की वैल्यू हमें दी गई है 170 एंगल 85 ओम। C की वैल्यू है 0.002 एंगल 90.4 मो, राइट। अब आपसे बोला जा रहा है आगे कि द सेंडिंग एंड वोल्टेज, ABCD कांस्टेंट तो दे दिया। अब बोल रहा है कि सेंडिंग एंड वोल्टेज 400 kV है, यानी कि VS हमारा है 400 kV। आगे बोला जा रहा है कि आपको रिसीविंग एंड वोल्टेज बताना है अंडर नो लोड कंडीशन। तो आपको VR की वैल्यू बतानी है फॉर नो लोड कंडीशन। कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो देखिए, दो इक्वेशन मैंने बताया था आपको ट्रांसमिशन लाइन में हमेशा याद रखना है। पहली, VS इज इक्वल टू AVR प्लस BIR, ये इक्वेशन। दूसरी, IS इज इक्वल टू CVR प्लस BIR, ये इक्वेशन सेकेंड। तो हमें यहां से निकालना क्या है, VR रिसीविंग एंड वोल्टेज निकालना है। तो आप क्या करिए, अंडर नो लोड कंडीशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
अगर हम नो लोड कंडीशन की बात करें तो करंट जीरो हो जाएगा। सो फॉर नो लोड कंडीशन, फॉर नो लोड कंडीशन करंट जीरो, यानी कि रिसीविंग एंड पे कोई लोड नहीं लगा तो करंट जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट से Vs इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वी आर। हमें रिसीविंग एंड वोल्टेज पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा सेंडिंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाई ए, मॉड ऑफ ए। सेंडिंग एंड वोल्टेज हमें दिया गया है 400 केवी और ए की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है 0.8, तो हमें मिल जाएगा 500 केवी, राइट। सेंडिंग एंड, अब मुझे ये बताइए, सेंडिंग एंड वोल्टेज हमारा 400 है, मतलब हम 400 वो केवी का वोल्टेज भेज रहे हैं, बट रिसीविंग एंड पे हमें मिल कितना रहा है, 500 केवी, मतलब 100 केवी का इंक्रीमेंट हो रहा है। इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, इसी इफेक्ट को बोला जाता है फेरेंटी इफेक्ट। मतलब लाइट लोड या नो लोड कंडीशन पे रिसीविंग एंड वोल्टेज जब सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को फेरेंटी इफेक्ट बोला जाता है। ये थ्योरी क्लास में आप हमारी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पावर सिस्टम की पड़ी हुई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, अ सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन है जिसका इम्पीडेंस है 0.8 ओम, जे 0.8 ओम, और ये रेजिस्टिव लोड को सप्लाई कर रही है 500 एम्पियर की करंट, और वोल्टेज कितना है 300 वोल्ट। तो सेंडिंग एंड पावर फैक्टर कितना होगा, आपको सेंडिंग एंड पावर फैक्टर पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर हम इसको ट्रायंगल मेथड से सॉल्व करें तो रेजिस्टिव वोल्टेज बेस होता है, रिएक्टिव वोल्टेज परपेंडिकुलर, और सेंडिंग एंड वोल्टेज हमारा हो जाता है हाइपोटेनस, और ये होता है पावर फैक्टर। तो यहां से अगर हम cos फाई निकालें तो cos फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि वी आर अपॉन वी एस, यानी कि सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो वी आर डिवाइडेड बाई सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये हो जाएगा वी एस, सॉरी वी आर स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, वी आर स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। अब देखिए वी आर तो हमें दिया गया है, मतलब रिसीविंग एंड का वोल्टेज हमें दिया गया है 300, वी आर हमें दिया गया है 300। अगर हमें वी एक्स और मिल जाए तो हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, करंट इनटू रिएक्टेंस। करंट हमारी कितनी दी गई है 500 एम्पियर, रिएक्टेंस दिया गया है 0.8, सो वी एक्स हमें कितना मिल जाएगा 400 वोल्ट, वी एक्स 400 वोल्ट मिल गया। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट cos फाई, वी आर हमें 300 दिया गया है तो 300 डिवाइडेड बाई वी आर, दैट इज 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, तो cos फाई हमें कितना मिल जाएगा 0.6। अब ये लैग होगा या लीड, ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, 0.6 लैग होगा या लीड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक 10 किलोमीटर की लॉन्ग लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है जिसका रिएक्टेंस है 0.3 ओम पर किलोमीटर और शंट कैपेसिटेंस नेग्लेजिबल है, आपको एबीसीडी कांस्टेंट बताना है। तो सिंपल सा अगर हम सर्किट डायग्राम बनाएं इसका तो कैसे बनेगा, ये रिएक्टेंस है, ये ट्रांसमिशन लाइन का सेंडिंग एंड है, प्लस माइनस वी एस, ये है प्लस माइनस वी आर, यहाँ से करंट जो जा रही है वो है आई एस, यहाँ पे करंट पहुंच रही है रिसीविंग एंड आई आर, और ये है 0.3 ओम पर किलोमीटर का रिएक्टेंस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
शंट जो कैपेसिटेंस है वो नेग्लेक्ट कर दिया गया है। तो क्या सेंडिंग एंड करंट रिसीविंग एंड करंट के बराबर नहीं है? बिल्कुल है। तो सेंडिंग एंड करंट इज इक्वल टू रिसीविंग एंड करंट। तो अब सेंडिंग एंड करंट का इक्वेशन मैंने क्या बताया है? आई एस इज इक्वल टू सी वी आर प्लस डी आई आर। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, आई एस इज इक्वल टू 0 VR प्लस 1 IR। इसको भी इक्वेशन फर्स्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हटा दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। कंपेयर करिए, C इज इक्वल टू आ गया 0, D इज इक्वल टू आ गया 1, राइट। अब हम लगाते हैं क्या? KVL। KVL तो यहां से VS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? VR प्लस पर किलोमीटर का जो रिएक्टेंस है वो 0.3 है, तो टोटल 10 किलोमीटर का कितना होगा? 0.3 इंटू 10 यानी कि 3IR। अब एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, VS इज इक्वल टू AVR प्लस BIR। कंपेयर करिए, A की जगह है 1 तो A आ गया 1, B की जगह है 3 सो B आ गया 3। तो ABCD की वैल्यू हमने निकाल लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? टू इक्वलाइज द सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो पहली कंडीशन हमें क्या पता चल गई? हमें सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड वोल्टेज को इक्वलाइज करना है, यानी कि सेंडिंग एंड वोल्टेज को रिसीविंग एंड वोल्टेज के बराबर करना है। आगे, एंड इम्पीडेंस इज कनेक्टेड एट रिसीविंग एंड ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन हैविंग द फॉलोइंग ABCD पैरामीटर। एक इम्पीडेंस हम रिसीविंग एंड पे कनेक्ट कर रहे हैं जिसका ABCD पैरामीटर हमें दिया गया है, A बराबर D, मैग्नीट्यूड है 0.9, एंगल है 1, B इज इक्वल टू 200 एंगल 90। फाइंड द इम्पीडेंस टू बी कनेक्टेड एट रिसीविंग एंड, यानी कि हमें रिसीविंग एंड का इम्पीडेंस पता करना है कि कितना कनेक्ट करें। तो रिसीविंग एंड का इम्पीडेंस कितना हो जाएगा? रिसीविंग एंड का वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड का करंट। अब हम एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, VS इज इक्वल टू AVR प्लस BIR। अब क्या बोला जा रहा है कि VS को VR के बराबर करना है, तो VR को हम VS के बराबर कर देते हैं, AVS प्लस BIR। लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए तो यह आ जाएगा VS 1 माइनस A इज इक्वल टू BIR, या इसे VR के बराबर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि VS क्या है? VR के बराबर है। सो VR इज इक्वल टू B अपॉन 1 माइनस AIR। सो VR अपॉन IR इज इक्वल टू, B का मैग्नीट्यूड कितना है? 200 एंगल 90, और A का मैग्नीट्यूड है हमारा 1 माइनस एंगल A। एंगल A कितना दिया गया है? एंगल 1 है, राइट, 0.9 एंगल 1। तो VR अपॉन IR क्या है? ZR, रिसीविंग एंड इम्पीडेंस। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपको ZR की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। ये ESE 2016 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये एंगल 0 है, ये एंगल 0 हो जाएगा, तो ये एंगल 0 हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब 2000 एंगल 90, ये आपका आ जाएगा इनपुट, सॉरी, रिसीविंग एंड इम्पीडेंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये पूछा गया था आपसे ESE 2016 में। व्हाट इज B, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B फॉर नॉमिनल T मॉडल? तो B की वैल्यू होती है Z 1 प्लस YZ बाई 4। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटेंस ऑफ एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेस विथ।
जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस है वो कैसे इंक्रीज होगा। पहला है, अगर हम जीएमडी को इंक्रीज कर दें यानी कि ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें, या हाइट ऑफ कंडक्टर एबव ग्राउंड इंक्रीज कर दें। तो देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी मैंने आपको पढ़ाया, C इज इक्वल टू पाई एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई एल एन जी एम डी अपॉन जी एम आर। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फेज और लाइन का अलग अलग होता है, राइट, तो ये याद रखिएगा। यहां से अगर हम जीएमडी बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, मतलब इंक्रीज इन जीएमडी विल नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज इन कैपेसिटेंस, मतलब ये गलत है। दूसरा, इंक्रीज इन हाइट ऑफ कंडक्टर, ये अगर कंडक्टर है एबव ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये कंडक्टर है, यहां से करंट फ्लो हो रही है। तो ये क्या करता है कि दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है। पहला प्लेट है हमारा ट्रांसमिशन लाइन, दूसरा है ग्राउंड, तो इनके बीच में एक कैपेसिटेंस बनता है। अब बोला जा रहा है कि अगर हम कंडक्टर की हाइट बढ़ा दें एबव ग्राउंड, ये वाली जो हाइट है यानी कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स अगर हम बढ़ा दें तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एक और होता है, एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ प्लेट्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो अगर हम डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स बढ़ा देते हैं यानी कि ट्रांसमिशन लाइन और ग्राउंड के बीच की जो दूरी है उसे बढ़ा देते हैं तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा नहीं, डिक्रीज हो जाएगा। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, both the statements are false, करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है जिसका टोटल रेजिस्टेंस है 2 पर यूनिट, टोटल रिएक्टेंस है 3 पर यूनिट, करंट हमारी दी गई है 125 एम्पियर, पावर फैक्टर है 0.8। तो आपसे परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन पूछा जा रहा है। तो देखिए परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, आर पर यूनिट कॉस फाई प्लस एक्स पर यूनिट साइन फाई इंटू 100। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हमने प्लस क्यों लिया, क्योंकि पावर फैक्टर हमारा लैगिंग दिया गया है, राइट। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए बीच में प्लस होता है, लीडिंग के लिए माइनस। वैल्यू पुट करते हैं, आर पर यूनिट हमें दिया गया है 2, पावर फैक्टर है 0.8 प्लस एक्स पर यूनिट है 3। अगर पावर फैक्टर 0.8 है तो साइन फाई हो जाएगा 0.6 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस 1.8 इंटू 100। तो ये मिल जाएगा हमें 3.4%। तो यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू आएगी वो हमें मिल जाएगी 3.4%। तो अभी तक के लिए बस इतना ही कंटिन्यू करते हैं। हमने पावर सिस्टम में टोटल 35 क्वेश्चंस और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लगा हुआ है वो कंप्लीट कर लिया है। और मशीन में भी लगभग 60 to 70 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज मैंने पावर सिस्टम पढ़ा है, कल हमारा जो टर्न है वो मशीन का है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लास्ट तक। 1000 क्वेश्चन हम हर सब्जेक्ट के कंप्लीट करने वाले हैं, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं कि रेजिस्टेंस और करंट दिया गया तो आपको वोल्टेज निकालना है, ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कि एई और जेई ईएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ईएससी मेंस देना है तो ईएससी मेंस के लिए मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से लेंदी होते हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।